हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित प्रकाश भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रोहित सरदाना पहले से ही न्यूज़ रूम से मौजूद हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है हमारे पास वो ये है कि मरने वालों में ज़्यादातर जो हैं वो महिलाएं हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं, उन आतंकवादियों के बारे में सोचिए और जो असहनशीलता की बातें करते हैं उनके बारे में सोचिए, भीड़ तंत्र का शासन इस देश में चल रहा है उनके बारे में सोचिए, नॉट इन माई नेम जो चलाते हैं कैंपेन उनके बारे में आज जरा एक बार सोचिए और फिर यह सोचिए कि आतंकवादियों ने जिन लोगों को मारा उसमें भी महिलाएं ज्यादा हैं। अपुष्ट खबरें ये आ रही हैं कि जो 7 लोग मारे गए हैं उनमें 5 महिलाएं हैं, हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यानी आतंकवादियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनको भी छोड़ा नहीं। अमित। सुधीर जी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी आई कि बटांगू के आसपास का तकरीबन 20 किलोमीटर के रेडियस का जो इलाका है उसमें 81 सीआरपीएफ बटालियन, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फिलहाल कॉर्डन ऑफ करने के बाद कॉम्बिंग शुरू कर दी है। और जो बातचीत हुई अभी सीआरपीएफ के अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि वो बहुत टफ टेरेन है। वो आसपास का हिस्सा घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ घाटी का वो इलाका है जिसमें वो कहाँ छुपे हो सकते हैं इसका पता नहीं है। रात का वक्त है, इसलिए ये ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक पूरी प्लानिंग के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से कॉम्बिंग के बाद चीज़ें पता चल सकें कि जो लोग भागे थे इस हमले के बाद वो आसपास के इलाके में कहाँ छुपे हैं। मैं संक्षेप में सुधीर जी एक बात और भी बताना चाहूँगा। 2 बार हमने अमरनाथ की यात्रा बालटाल से कवर की थी और वहाँ जो भेड़ और बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं, जो वहाँ के लोकल होते हैं, वो एक बहुत अहम कड़ी होते हैं। उस वक्त जब रिपोर्टिंग हम कर रहे थे और उस वक्त वहाँ के कुछ बीएसएफ के अधिकारियों ने भी ये बताया था कि ये एक बड़े इन्फॉर्मर होते हैं जो सीमा के उस पार इंफॉर्मेशंस पहुँचाते हैं और इनका नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जो लोग उस सराउंडिंग में उस वक्त रहते हैं उनको वेरीफाई करके उनको सारी चीज़ें तस्दीक करने के बाद ही वहाँ उनको रहने की इजाज़त होती है, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस दूसरी तरफ पहुँचाते हैं। ये एक बड़ी अहम कड़ी हो सकती है जिसमें हो सकता है ऐसे ही कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी हो इस बस के बारे में। इस उनके मैं आपको बीच में रोकूंगा, हम रोहित के पास जा रहे हैं न्यूज़ रूम कुछ और नए इनपुट्स के लिए। रोहित। देखिए सुधीर, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ अमित प्रकाश ने बता दी है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ आर्मी की स्पेशल फोर्स का जॉइंट हंट ऑपरेशन चल रहा है इन आतंकवादियों की तलाश के लिए और इनका सफाया करने के लिए। दूसरी चीज़ है, अभिनेता अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है अटैक ऑन इनोसेंट अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स इज अ लो ऑफ अनदर लेवल, एंग्री एंड सैड, प्रेयर फॉर ऑल दोज अफेक्टेड। एक बड़ी चीज़ ये है कि इस मामले में सिर्फ ये कहकर कि ये बस उस कारवां से अलग हो गई थी, ये बस अलग चल रही थी, इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता कि क्योंकि ये सुरक्षा काफिले से बाहर रह गई थी तो इसको अटैक करने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए बस 2 अलग चल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जिंदा रहने का अधिकार छिन गया है। बिल्कुल सही बात है। ये यात्री किसी दूसरे देश में नहीं थे, ये पाकिस्तान में नहीं थे, ये हिंदुस्तान में ही थे, अपने देश में थे। सावन के सोमवार का पहला दिन था, भगवान शिव के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। सिर्फ इसलिए कि फौज की गाड़ी उनकी गाड़ी से दूर हो गई थी, उनको मौत के घाट उतार दिए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जांच बिठाने के बाद कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ को ट्रांसफर कर दिया जाए और ये मामला खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर असल में इसके रूट कॉज में जाना जरूरी है। जिस इलाके में जब सेना ऑपरेशन करती है किसी घर में छुपे आतंकवादी के खिलाफ, वहां पर लोग उसके ऊपर पथराव करने लगते हैं, सेना को दौड़ा लिया जाता है। वहां से जैसे ही पता लगता है कि सेना की टुकड़ी आ रही है, आतंकवादी को भगा दिया जाता है और सेना के आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं स्थानीय लोग। उस इलाके की मौजूदा स्थिति को देख के वहां पर सरकार को और सेना को कुछ ऐसे अब विशेष कदम उठाने पड़ेंगे जो कि अब तक नहीं उठाए गए हैं। जी रोहित, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। हमारे बहुत सारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सिन्हा हमारे साथ हैं और राहुल के पास कुछ नई जानकारी है। राहुल। सुधीर जी, जिस स्पॉट पर आतंकियों ने हमला किया है, पुलिस ने वहां से 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि ये अभी ऑफ द रिकॉर्ड है और ये बताया नहीं जा रहा है कि ये लोग कौन है और क्या था, लेकिन पुलिस को इन पर शक है कि इन लोगों ने आतंकियों को ये जानकारी मुहैया कराई है, क्योंकि ये बस किसी कॉन्वे में नहीं थी, लिहाजा इस बस तक पहुंचाना और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना, ये इन पर शक जताया जा रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये जो अभी रोहित कह रहे थे, यही स्थिति है सुधीर जी की यहाँ जो लोकल सपोर्ट है आतंकियों को, वही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। आतंकियों को बाकायदा सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि देखिए अभी इस टाइम पर अगर आप टारगेट करते हैं तो सेफ साइड होकर निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सेना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज
जो लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा वो फायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त भी ये जो आतंकी भागे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जब एनकाउंटर होगा या इस समय भी जहां ये छिप रहे होंगे, लोकल सपोर्ट मिला होगा, बिना उनके ये अब तक गोलियों का शिकार हो चुके होते। तो कश्मीर में सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी इस समय परेशानी यही है कि जो लोकल सपोर्ट है वो इन आतंकियों को जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। और हमारे सुरक्षा बलों और सेना के लिए सबसे बड़ी परेशानी और चुनौती ये है कि उनके हाथ बांध दिए जाते हैं मानवाधिकार के नाम पर, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। बार बार उनसे कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा सख्त कदम मत उठाइए, वरना फिर दूसरी तरीके की इमेज देश में जाएगी। और ये स्थितियां उनको मजबूर करती हैं और जिसका फायदा आतंकवादी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर उठाते हैं। जी राहुल, और मैं आपको एक दो रिएक्शंस अपने दर्शकों को भी पढ़ के बता देता हूं। सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि वी डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट विच हैज मिसहैंडल्ड द स्टेट एंड हैज नाउ लेड टू द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स इन कश्मीर। यानी राजनीति शुरू हो गई है। रोहित, हम बात कर रहे थे कि इस पर अब 1 घंटा लगभग हो चुका है, 1-1.5 घंटा हमला हुए। सारे देश के नेता अब एक्टिव हो चुके हैं, बुद्धिजीवी एक्टिव हो चुके हैं, डिजाइनर, पत्रकार, तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं और अब उन्होंने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। असली मुद्दे ये हैं कि उसी दिन, जिस दिन आपने एक पत्थरबाज को इनाम देने की घोषणा की, जिस दिन आप ये कहते हैं कि इस पत्थरबाज के ह्यूमन राइट्स, इसका वायलेशन हुआ है, उसी दिन शाम को हमारे अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों की जान चली जाती है। 1 हफ्ता पहले एक आतंकवादी पाकिस्तान से खुलेआम धमकी देता है, सैयद सलाउद्दीन नाम का। वो कहता है कि वो कहीं भी हमला कराएगा और हमले हो जाते हैं। 1 हफ्ता पहले ही इस देश में असहनशीलता की बात करके नॉट इन माई नेम हैशटैग वाले लोग यहाँ पर परेशान होते हैं और कहते हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि इस देश में अब जान का खतरा हो गया है, किसी के भी नाम पर किसी की भी हत्या हो जाती है। लेकिन ये हत्याएं जो आतंकवादी कर रहे हैं, इनको ये लोग हत्याएं मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हत्याएं नहीं है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन उनके लिए नहीं है। रोहित, अब इस तरह की राजनीति अब आपको और ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं जैसे जैसे बयान आ रहे हैं, आपको राजनीति तो देखने को मिलेगी सुधीर, लेकिन एक चीज और दिलचस्प देखिएगा, इनमें से कोई नेता ये नहीं कहेगा पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत अब मैं घटनास्थल पर जाना चाहता हूं। और वो क्यों नहीं कहेगा, आप इसको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वहां जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां जाके खड़े होकर ताल ठोकने का किसी में मादा नहीं है। वो केवल अपने घरों में बैठ के ट्वीट करेंगे। आपने सीताराम येचुरी का ट्वीट पढ़ के सुनाया सुधीर, उन्होंने 3 हिस्सों में ट्वीट किया है। उसका एक और हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, वो सुनाने लायक है। उन्होंने लिखा, लास्ट किलिंग ऑफ पिलग्रिम्स इन टेरर अटैक वाज इन 2000 अंडर बीजेपी लेड एनडीए, नाउ अगेन इन 2017। हाउ डिड द सिचुएशन इन कश्मीर कम टू दिस? सर, वो बड़ी सावधानी से, बड़ी आसानी से 2007 को भूल जाते हैं, जिसमें 14 अमरनाथ यात्री मार दिए थे आतंकवादियों ने। और वो क्यों भूल जाते हैं, आप इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा वहां उस पार्टी, उस गठबंधन के साथ खड़ी हुई थी जिस पार्टी गठबंधन की सरकार थी, इसलिए उसको वो क्लीन चिट दे देना चाहते हैं और यहां ट्वीट के जरिए लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि अब इस समय में जब 99 आतंकवादियों का सफाया कर चुके हैं आपके सुरक्षा बल, आप एक पत्थरबाज को, जिसको हम तो आतंकवादी मानते हैं क्योंकि वो पत्थर नहीं फेंकते, केवल वो पेट्रोल बम भी फेंकते हैं, और वो ये देख के नहीं फेंकते कि हमको सुरक्षा बल के पैर में मारना है ताकि ये वहां से हट जाए, वो उसके सिर में मारते हैं ताकि उसकी मौत हो जाए। तो उन लोगों को हमें आतंकवादी मानना चाहिए। उस पत्थरबाज को आप उस दिन इनाम दे रहे हैं, सुरक्षा बलों के हौसले पर इसका कितना असर पड़ेगा और किस मुंह से आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अमरनाथ यात्रियों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे पाए? इसका जवाब इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को देना पड़ेगा। इस देश की राजनीतिक पार्टियों को भले मिल बैठकर, और भले ही अगर बहुमत वाली सरकार आई है इस समय एक बार, तो उस सरकार को भी यह तय करना पड़ेगा कि अगर हमारी कोई नहीं भी सुन रहा तो देश हित में क्या है, हमको उस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा, चाहे उसका कितना भी विरोध। सुधीर जी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ट्वीट आया है अभी, और उन्होंने भी अपने ट्वीट में उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अभी बात की है और तीर्थ यात्रियों पर आतंक के हमले को लेकर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, इसे कायराना हमला बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वक्त आ गया है जब हम कुछ और आगे बढ़कर इसके बारे में सोचें, इसके बारे में विचार करें, क्योंकि जब हम इजराइल जाते हैं तो हम आतंकवाद के खिलाफ नया फ्रंट खोलते हैं इजराइल के साथ।
अमेरिका जाते हैं, हम ट्रंप से भी यही बात करते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं भी हों। उसके बाद हम G20 सम्मेलन में भी जाते हैं, वहाँ पर भी बाकी देशों से अपील करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलिए। और उसके बाद हमारे ही देश में फिर से एक आतंकवादी हमला हो जाता है। और सबसे तकलीफ दे बात जो है अभी जो आ रही है वो ये है कि जो 7 लोग मारे गए हैं इस आतंकवादी हमले में, उसमें 5 महिलाएं हैं। 5 महिलाओं पर हमला किया, 5 महिलाओं की जान ले ली इन आतंकवादियों ने। अब आप सोच सकते हैं किस तरह के आतंकवादी हैं ये, लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा इस देश के उन तमाम लोगों का कि क्या इन 5 महिलाओं के लिए, इन 7 लोगों के लिए, ये जो 7 परिवार बर्बाद हुए हैं, इनके लिए भी क्या कोई प्रोटेस्ट निकाला जाएगा? इनके लिए भी नॉट इन माई नेम जैसे हैशटैग के साथ क्या प्रदर्शन किए जाएंगे पूरे देश में या पूरी दुनिया में? और क्या इन आतंकवादियों को खुलकर आप आतंकवादी पुकार पाएंगे, कह पाएंगे इनको, या फिर हम इन्हें उग्रवादी कहेंगे या फिर इन्हें मिलिटेंट्स कहेंगे? इंतज़ार ये भी हमें रहेगा कि कल सुबह के अखबारों में इन आतंकवादियों को आतंकवादी लिखा जाएगा या उग्रवादी लिखा जाएगा, अंग्रेज़ी में टेररिस्ट लिखा जाएगा या फिर मिलिटेंट्स लिखा जाएगा। और अपने दर्शकों से भी हम ये कहेंगे कि कल सुबह जब आप अखबार पढ़ें तो इन शब्दों पर नज़र ज़रूर डालिएगा और आप देखिएगा किस नेता ने इसके बारे में क्या ट्वीट किया है, क्या बयान दिया है, कौन सा पत्रकार, कौन सा मीडिया, कौन सा अखबार और कौन सा न्यूज़ चैनल इन हमलों को किस तरह से रिपोर्ट करता है। लेकिन इससे बड़ा कायराना हमला कोई हो नहीं सकता जिसमें आतंकवादी महिलाओं को मार रहे हैं। और हम तमाम इस देश में लोगों के बारे में हम बात करते हैं कि उनके अधिकारों के बारे में, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को जिंदा रहने का अधिकार था या नहीं, इसके बारे में फ़िलहाल कोई बात नहीं कर रहा है। और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नईम अख्तर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं उनका रिएक्शन क्या है और उनकी सरकार क्या कर रही है। अख्तर साहब, बार बार आपकी सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, आप आज क्या कहना चाहते हैं? कहां चूक रह गई और ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार पे तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे ही ये, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो यात्रा है ये शायद वाहिद यात्रा है, एक यात्रा है दुनिया में जहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 2-3 महीने इस पे फोकस्ड रहता है। क्योंकि ये यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक लोगों का यहाँ आना नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा रही है। आज की नहीं है, पिछले 20 साल की नहीं है, पिछले सैकड़ों सालों से चल रहा है, हमारी तहजीब का हिस्सा है। तो आज जो इस पे हमला हो गया है, इस बात के बावजूद हो गया कि इस बार सबसे ज्यादा इसमें सिक्योरिटी बंदोबस्त हुआ था। आर्मी इसमें लगी है, BSF है, CRPF है और 3 टायर इसमें कॉर्डन लगा हुआ है। जो मुझे लगता था, हम सबको यकीन था गवर्नमेंट में कि ये एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट है, लेकिन नहीं हुआ। इन लोगों ने बहुत बदबख्ती से इस काम लेके न सिर्फ इन यात्रियों पे हमला किया जो एक हमारे लिए एक आस्था का सफर है सबके लिए, बल्कि इन्होंने कश्मीर के नाम पे इतना बड़ा दब्बा लगाया। आज यहाँ के रहने वाले मुसलमानों, हिंदू, सभी धर्मों के लोगों के माथे पे बड़ा कलंक लगाया है। और मुझे लगता है कि इसको धोने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि कश्मीर अब जाग जाएगा। सभी लोग कि चाहे उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कुछ भी हो, उनके तरीक़ेकार कुछ भी हो, लेकिन ये अब कश्मीर को बचाने का काम हम सबको करना है, क्योंकि हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कश्मीर भी खुदा न खास्ता सीरिया की तरह हो जाए। और जो आज का ये डेस्परेट एक्ट हुआ है, मेरे ख्याल में इसलिए हुआ है कि आपने भी, आपकी चैनल को भी मालूम है, आपके देखने वालों दर्शकों को भी मालूम है कि पिछले दिनों में जितना एंटी मिलिटेंसी सक्सेसफुल कार्रवाई हुई कश्मीर में, इतनी शायद बहुत अरसे के बाद हो गई है। इनके बड़े बड़े नेता मारे गए और यहाँ पे अभी इन्होंने लास्ट स्टिच किया था। अभी बुरहान के उस पे एनिवर्सरी पे भी बहुत कोशिश की गई थी। उसके अलावा ये GST और ऑटोनॉमी को लेके बहुत परेशानी, इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, मगर उस सब में नाकामी के बाद मुझे लगता है कि एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, बट दिस हैज टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन कश्मीर। जी, नईम अख्तर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।
उम्मीद सारे लोग करते हैं कि कश्मीर में किसी तरीके से शांति हो जाए, जम्मू कश्मीर वैसा ही हो जाए जैसा कि देश के बाकी राज्य हैं, वहाँ पर भी वैसे ही तरक्की हो, वैसे ही डेवलपमेंट हो और जो ये टेंशन है वहाँ से अलग हो। लेकिन ऐसा होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप ऐसे सोचिए कि लगातार जितनी कोशिश की जाती है यहाँ पर कि आप आतंकवाद को यहाँ पर दबाएं, सप्रेस करें, आतंकवादी कुछ ना कुछ करके वापस आकर कोई ना कोई हमला इस तरीके का जरूर कर रहे हैं। और हम आज आपको 3 पॉइंट्स बता रहे थे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पिछले हफ्ते सैयद सलाउद्दीन नाम का आतंकवादी, उसने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू दिया था। उसने खुलेआम ये धमकी दी थी कि वो भारत में हमले करवाएगा, बुरहान वानी की बरसी के दिन बहुत कुछ करवाएगा। और अब ऐसा लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब रहा, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटेलिजेंस को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की हमारी जो क्षमता है उस पर सवाल उठाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे ही देश में सेना को कितना समर्थन मिल रहा है, इसको आप देखिए। जम्मू कश्मीर में सेना को, सुरक्षा बलों को कितना समर्थन मिल रहा है वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर का पुलिस का एक डीएसपी, उसकी लिंचिंग हो जाती है, भीड़ उसको पीट पीट कर मार डालती है, लेकिन हमारे देश के लोगों को इसका कोई दुख नहीं। हमारे देश के लोग लिंचिंग में जो दूसरे लोग मारे जाते हैं उनके लिए तो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस डीएसपी के लिए नहीं करते। जिस पत्थरबाज को जीप पर बांधकर एक सेना का मेजर वहां से ले जाता है लोगों की जान बचाने के लिए, उस पत्थरबाज के लिए कहा जाता है कि उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है और उसको इनाम देने की बात की जाती है। जिस दिन इनाम देने की बात की जाती है उसी दिन रात को यह हमला हो जाता है। लोग ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसके बारे में बात मत कीजिए। और धर्म होता है या नहीं अब आप खुद देख लीजिए। अमरनाथ यात्रा पर हमला होता है, हमला करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थन से आते हैं, सीमा पार करके आते हैं, वहीं के हथियार इस्तेमाल करते हैं, वहीं का पैसा इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी की सारी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 7 लोग मारे गए हैं, 7 में से 5 महिलाएं हैं। ये आतंकवादी धर्म के नाम पर और न जाने किस किस चीज़ के नाम पर महिलाओं की हत्या करने से भी चूक नहीं रहे हैं। और हम लोग हैं कि हम नॉट इन माई नेम हैशटैग लेकर हमें प्रोटेस्ट करने से फुर्सत नहीं है। और अभी भी जिस तरह के रिएक्शंस हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे देश के ऐसे नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो इस पर भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इस पर भी खेल खेल रहे हैं। और इस मामले पर भी जो असली मुद्दे हैं वो उनके दिमाग तक पहुंच नहीं रहे हैं, या तो पहुंच नहीं रहे हैं या फिर वो उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।